नमस्ते बच्चों। आइए आज फिर मेरे साथ आप चलिए एक नए पाठ की ओर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, और ये है हमारा पाठ्य पुस्तक विज्ञान का पाठ 10, और इसका जो अंक भार रखा गया है वो है 4 बच्चों। आपके एग्जाम्स 20 तारीख को ही है और बहुत निकट समय है, बिल्कुल आप टेंशन मत कीजिए। और अगर आपको याद नहीं भी है तो एक बार जो ये वीडियोस बना रही हूँ मैं उनका आप अध्ययन करके जरूर जाइए। तो मेरा आपसे दावा है ये बिल्कुल कि आप बिल्कुल बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकेंगे। आइए बच्चों, समय वेस्ट न करते हुए हम शुरू करते हैं। पाठ प्रश्न 1 है कि नेत्र की संरचना तथा कार्यविधि समझाइए। तो बच्चों, हमारा जो नेत्र होता है उसका जो व्यास होता है, नेत्र गोलक का आप आंख पर अपने उंगली रखकर देख सकते हैं। एक नेत्र गोलक छोटा सा बॉल की तरह से होता है, उसका जो व्यास होता है वो 2.3 सेंटीमीटर होता है, और ये 3 परतों से मिलकर बना हुआ होता है। जो सबसे बाहरी वाली परत होती है वो श्वेत पटल कहलाती है, बीच वाली जो पटल होती है वो रक्तक पटल कहलाती है, और सबसे जो अंदर वाली पटल होती है वो रेटिना कहलाती है। इस रेटिना के ऊपर ही एक बिंदु होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं, और पीत बिंदु पर ही हम जो भी देखते हैं उस पीत बिंदु पर ही उसका प्रतिबिंब बनता है। बच्चों, जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा और वास्तविक बनता है, छोटा बनता है, उल्टा वास्तविक और छोटा बनता है। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि पीत बिंदु पर प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है। ठीक है बच्चों, पीत बिंदु से कुछ दूरी पर ही दृढ़ तंत्रिका होती है, और यही वो तंत्रिका है जो संदेशों को लेकर, जब कोई प्रतिबिंब बना है तो संदेशों को लेकर मस्तिष्क तक जाती है और फिर हमें दिखाई देता है। आगे की तरफ आते हैं तो जो बाहरी वाला श्वेत पटल है वो कॉर्निया का निर्माण करता है। ये देखिए बच्चों, ये एक स्वच्छ मंडल होता है। कॉर्निया के बाद में जो रक्तक पटल होता है वो पुतली का निर्माण करता है, और पुतली जो होती है वो हमारे आंख में कितना प्रकाश प्रवेश करे और ज्यादा करे या कम करे, प्रकाश के हिसाब से वो पुतली हमारा ये देखती है, कंट्रोल करती है इस बात को। उसके बाद में जो रेटिना होता है वो एक लेंस को थामे हुए रखता है। लेंस मांसपेशियों से सधा हुआ रहता है, और वो मांसपेशियों की ही गति के द्वारा छोटा या बड़ा, लंबा या मोटा किया जाता है। ठीक है बच्चों, बीच में जो ये खाली स्थान होता है उसके अंदर काचा द्रव भरा रहता है। अब आ जाते हैं इसकी कार्यविधि पर। तो कार्यविधि जो है, जैसे ही नेत्र में पुतली के माध्यम से प्रकाश प्रवेश करता है, लेंस में से जो प्रकाशित किरणें हैं वो अंदर की तरफ जाती हैं, पीत बिंदु पर फोकसित होती हैं, और पीत बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है। उस प्रतिबिंब के संदेश को लेकर दृढ़ तंत्रिकाएं जो है वो मस्तिष्क तक जाती हैं, और मस्तिष्क आदेश दे देता है कि इस वस्तु को देख लिया जाए। तो हम तुरंत ही जो वस्तु हमारे सामने आती है उस वस्तु को हम देख लेते हैं। क्लियर है बच्चों? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। समंजन क्षमता किसे कहते हैं? तो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, अभिनेत्र लेंस किसे कहा गया है? ये जो नेत्र लगा हुआ है हमारे, और ये एक प्रकार का उत्तल लेंस होता है। तो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है उसे ही समंजन क्षमता कहते हैं। जब हम दूर की वस्तुएं देख रहे हैं तो लेंस जो है वो थोड़ा सा पतला हो जाता है, लंबा हो जाता है, और जब हम पास की वस्तुएं देखते हैं, आप खुद इस बात को अनुभव कर सकते हैं, और जब हम पास की वस्तुएं देखते हैं तो लेंस जो है वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है और छोटा हो जाता है। ठीक है बच्चों, फिर है दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं और उनका समाधान किस प्रकार होता है। तो मैंने पूरे तीनों जो दृष्टि दोष हैं वो ले लिए हैं। आपसे कोई एक दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष या फिर जरा दूर दृष्टिता, ये तीनों में से कोई सा भी एक भी पूछ लिया जाता है। तो जिस तरह से भी क्वेश्चन आए आप उसका जवाब उसी प्रकार से लिखिए। तो सभी दोषों को लेते हुए मेरा आंसर है निकट दृष्टि दोष। तो बच्चों, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि नाम से कि भाई निकट दृष्टि दोष है तो इसमें निकटता नहीं दिखता होगा, ऐसा नहीं है। इसमें हमेशा उल्टा होता है कि निकट दृष्टि दोष में निकट का तो स्पष्ट दिख रहा है हमें, लेकिन दूर का स्पष्ट दिखाई नहीं देता। और वो क्यों दिखाई नहीं देता बच्चों? क्योंकि अभी अभी हमने कहा कि जो प्रतिबिंब है वो पीत बिंदु पर बनता है। तो यहाँ पर जो इस निकट दृष्टि दोष में क्या है कि प्रतिबिंब जो है वो दृष्टि पटल पर न बनकर पहले ही बन जाता है। ये देखिए, किरणें पहले ही फोकसित हो गई है, फोकस बिंदु पहले ही आ गया है इनका। तो इस वजह से जो हमारी दृष्टि है वो अस्पष्ट हो जाती है। इसका कारण कह सकते हैं कि लेंस की जो वक्रता है वो अत्यधिक हो जाना और नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, इन दोनों कारणों से ये निकट दृष्टि दोष होता है। और इसके समाधान के लिए उपयुक्त क्षमता का जो अवतल लेंस है उसको चश्मे के रूप में उपयोग करके
ये देखिए उत्तल लेंस चश्मे के रूप में इसका उपयोग करके और जो फोकस बिंदु है उसको दृष्टि पटल पर लाया जा सकता है, पीध बिंदु पर ले आते हैं और फिर हमें स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार इसका समाधान हो जाता है। फिर है दूरदृष्टि दोष। नेक्स्ट जो दोष है वो है दूरदृष्टि दोष। इसे दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं। और वही इसमें दूर का तो स्पष्ट दिखाई देता है हमें, लेकिन पास का स्पष्ट दिखाई नहीं देता। और किस वजह से, ये देखिए क्या होता है इसके अंदर कि प्रतिबिंब जो है वो दृष्टि पटल के बाद बनता है। यही बन जाना चाहिए था पीध बिंदु पर, दृष्टि पटल पर, लेकिन इसके ऊपर ना बन के इससे भी आगे निकल जाता है। तो आगे निकल जाने की वजह से निकट का जो है वो अस्पष्ट दिखाई देने लग जाता है। इसके कारण है लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना और दूसरा है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। ठीक है बच्चों, इसके समाधान के लिए उपयुक्त क्षमता का उत्तल लेंस जो है वो प्रयोग किया जाता है चश्मे के रूप में, डॉक्टर्स हमें एडवाइस करते हैं। तो इस तरह से उत्तल लेंस का उपयोग करके ये उत्तल लेंस जो है वो किरणों को बाहर जो निकल रही थी उन किरणों को ये यहीं पर रेटिना पर ही फोकसित कर देता है। रेटिना मीन्स दृष्टि पटल, उस पर ही फोकसित ये कर देता है। ठीक है बच्चों, अगला है जरा दूरदृष्टिता। तो जब बच्चों आयु बढ़ जाती है उस समय पर न तो लोगों को पास का स्पष्ट दिखाई देता और न ही दूर का स्पष्ट दिखाई देता, दोनों तरफ की दृष्टि में प्रॉब्लम आने लग जाती है। इसे ही जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। यानी इसमें मानव नेत्र की जो समंजन क्षमता है उसमें कमी आ जाती है, न तो दूर का दिख रहा है और न पास का दिख रहा है। और कारण क्या होता है कि जो हमारी पक्षमाभी पेशियां होती हैं जो कि लेंस को समायोजित करती हैं, वो पेशियां कमजोर हो जाती हैं और लेंस के लचीलेपन में भी कमी आ जाती है। इन दोनों कारणों की वजह से जरा दूरदृष्टिता हो जाता है और इसके समाधान के लिए द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है बच्चों। द्विफोक्सी लेंस में क्या होता है, ऊपर की तरफ जो है अवतल लेंस लगाया जाता है और नीचे की तरफ उत्तल लेंस लगाया जाता है। तो अवतल लेंस जो होता है वो दूर की दृष्टि के लिए होता है, दूर की दृष्टि को साफ दिखाता है, और उत्तल लेंस जो होता है वो पास की दृष्टि को साफ दिखाता है। तो जब हमें पास में देखना होता है तो हम इस तरह से पढ़ते हैं, और जब हमें दूर देखना होता है तो अवतल लेंस काम करता है और हम दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मोतियाबिंद क्या है। तो अधिक आयु के कारण जो हमारा नेत्र लेंस है वो धुंधला या दूधिया हो जाता है, उसे ही हम मोतियाबिंद कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि हमारी दृष्टि में कमी आ जाती है या दृष्टि का जो क्षय है वो पूर्ण रूप से हो जाता है। तो शल्य चिकित्सा के द्वारा मोतियाबिंद का जो है वो ऑपरेशन करके और ये जो नेत्र धुंधला हुआ है उस धुंधले लेंस को साफ कर दिया जाता है, या फिर आजकल तो नए लेंस जो है वो लगा दिए जाते हैं जिससे हमारी जो दृष्टि है वो वापस से स्पष्ट हो जाती है। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विक्षेपण किसे कहते हैं। तो बच्चों जो सफेद रंग है वो जो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है इसी घटना को हम विक्षेपण कहते हैं। और वो जो 7 रंग होते हैं वो कौन से होते हैं, उन्हें एक शब्द है विब्ग्योर, VIBGYOR, इस विब्ग्योर के माध्यम से हम प्रकट करते हैं। तो कई बार आपसे इस विब्ग्योर शब्द के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो V का मतलब है वॉयलेट, I का मतलब इंडिगो, B का मतलब ब्लू, G का मतलब ग्रीन, Y का मतलब येलो, O का मतलब ऑरेंज और R का मतलब रेड। रेड वाली जो होती है वो अधिक तरंगदैर्ध्य वाली किरणें होती हैं, और इधर जो होती है वॉयलेट से उधर जो जा रहे हैं तो वॉयलेट वाली, इंडिगो वाली जो किरणें होती है, प्रकाश किरणें, वो बहुत कम तरंगदैर्ध्य वाली होती हैं बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं। 2 क्वेश्चन है बच्चों कि तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, और दूसरा क्वेश्चन है कि अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त क्यों दिखाई देते हैं। इन दोनों का जो उत्तर है वो एक जैसा ही होगा कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं और अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त हमें दिखाई देते हैं। अग्रिम सूर्योदय का मतलब हुआ है कि सूर्योदय अभी हुआ नहीं है, उससे पहले ही 2 मिनट पहले, 2 मिनट का अंतर आता है इसमें, उससे पहले ही हमें सूर्य दिखने लग जाता है। इसी के साथ सूर्यास्त हो चुका है, फिर भी होने के बाद भी 2 मिनट बाद तक भी सूर्य हमें दिखाई देता रहता है। तो वो क्यों होता है कि इनकी जो किरणें हैं, चाहे तारों की हो चाहे सूर्य की हो, इनकी जो किरणें हैं वो वायुमंडल की मोटी परतों से होकर हमारे पास में आती हैं, और उन मोटी परतों में विभिन्न प्रकार की परतें होती हैं, 6 तरह की परतें होती हैं, आप जानते हैं। तो उन परतों में कहीं पर माध्यम सघन है, कहीं पर विरल है, और वहां पर वो बार बार अपवर्तित होते हुए हमारी आंखों में प्रवेश करती हैं। तो जो तारे हैं या सूर्य है वो अपनी जो वास्तविक स्थिति होती है उससे थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ हमें दिखाई देता है, इसीलिए तारे टिमटिमाते हुए और
अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त हमें दिखाई देते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो वायुमंडल में जो वायु के अणु और अन्य जो सूक्ष्म कण होते हैं वो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्यों की अपेक्षा नीले वर्ण की ओर के जो कम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश है उसे प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी होते हैं, इसलिए हमें जो स्वच्छ आकाश है वो नीला दिखाई देता है। अभी जस्ट मैंने कहा था कि ये जो इधर से जो तरंग दैर्ध्य है वो बढ़ता जा रहा है, रेड वाली का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, तो विब्ज और बी का तरंग दैर्ध्य कम है, तो वायुमंडल के जो कण हैं वो ब्लू वाले को नीले को ज्यादा प्रकर्णित करते हैं, ज्यादा फैलाते हैं, इसलिए हमें नीला जो है आकाश वो दिखाई देता है। बच्चों जो लोग जो यात्री जो होते हैं अगर वो वायुमंडल से बाहर निकल जाते हैं तो ऊपर की तरफ, वायुमंडल से ऊपर की तरफ जो ये घटना है प्रकीर्णन की वो बहुत कम हो पाती है या नहीं हो पाती, इस वजह से उन लोगों को जो आकाश होता है वो नीला नहीं काला दिखाई देता है बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जो यात्री होते हैं उन्हें प्रकाश का जो आकाश का जो रंग है वो काला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं होने की वजह से प्रकीर्णन की घटना नहीं होती है। ठीक है बच्चों, अगला है टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। तो वायुमंडल के जो कोलाइडी कण है वो प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं, प्रकाश के पाथ को फैला देते हैं, इसी घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। अगला है प्रिज्म से परावर्तन के संदर्भ में विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण को परिभाषित कीजिए। प्रिज्म आप जानते होंगे बच्चों, अगर परिभाषा के रूप में हम बोलें तो कांच के त्रिभुजाकार आधार तथा 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ से घिरे जो क्षेत्र है वो प्रिज्म कहलाता है। कभी कभी प्रिज्म की परिभाषा भी पूछ ली जाती है। वैसे आपको स्कूल में प्रिज्म बताया गया होगा, लेकिन अगर नहीं बताया तो वास्तविक प्रिज्म तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो आकृति है वो मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये देखिए इस तरह का, ये दोनों जो साइडें होती हैं इनमें त्रिभुजाकार आकृति होती है, ये देख लीजिए आप। और ये जो 3 तरफ जो आयताकार आकृति होती है, ये देखिए इधर भी आयताकार है, इधर भी आयताकार है और इधर भी आयताकार है, तो 3 तरफ आयताकार आकृतियों से ये घिरा हुआ होता है। तो हमारा जो क्वेश्चन जो कोण पूछा है प्रिज्म कोण, तो ये जो आयताकार पृष्ठ एक दूसरे पर झुके हुए रहते हैं और इन 2 पार्श्व फलकों के बीच का जो कोण है वो प्रिज्म कोण कहलाता है। ये आयताकार पृष्ठ है, 3 आयताकार पृष्ठ, और इनके जो पार्श्व फलकों का जो ये कोण है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, तो ये जो बन रहे हैं वो प्रिज्म कोण कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, फिर आ जाता है विचलन कोण किसे कहते हैं। प्रिज्म की ही बात यहाँ पर हो रही है, तो प्रिज्म की विशेष आकृति के कारण निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा से एक कोण बनाती है, वही कोण विचलन कोण कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये चित्र देखिए आप, ये आपतित किरण आ रही है, प्रिज्म है, तो प्रिज्म सघन माध्यम हो गया वायु की तुलना में, सघन माध्यम हो गया तो वो किधर की तरफ झुकेगी, अभिलंब की तरफ झुकेगी, तो जानी ऐसी चाहिए थी लेकिन वो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, और ये हो गई अपवर्तित किरण, और ये अपवर्तित किरण वापस से प्रिज्म से बाहर निकलेगी तो ये हो जाएगी निर्गत किरण। अब जो निर्गत किरण होगी वो सघन माध्यम से वापस विरल माध्यम में निकल रही है, तो ये वापस से अभिलंब से दूर हो जाएगी। तो इस निर्गत किरण के बीच को हम जब पीछे बढ़ाते हैं और इस आपतित किरण को जब हम पीछे बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि आपतित किरण और निर्गत किरण जो एक कोण बनाती हैं उसी कोण को हम विचलन कोण कहते हैं। यानी आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में कितने डिग्री का कोण बना, वही आपतित किरण कितने डिग्री पर विचलित हुई, वही जो कोण है वो विचलन कोण कहलाता है। ठीक है बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है वो है इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो वर्षा के बाद वायुमंडल में जो जल की छोटी छोटी बूंदें होती है वो प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं, और इन बूंदों द्वारा प्रकाश अपवर्तित तथा विक्षेपित हो जाता है, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो जाता है तथा बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश पुनः एक बार अपवर्तित होता है तथा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न रंग हम देख पाते हैं। ये देखिए बच्चों, ये पानी की बूंदे, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, यहाँ पर आंतरिक परावर्तन होता है, वर्ण विक्षेपण, आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन के बाद में जब इस पानी की बूंद से बाहर निकलती है किरण तो इसका वर्ण विक्षेपण हो जाता है, एक तरफ लाल रंग और एक तरफ बैंगनी रंग विबग्योर के रूप में ये विक्षेपित हो जाता है, और इसी तरह का जो किरणें हैं ये हम तक पहुंचती हैं और हम इंद्रधनुष को देख पाते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो 4 लाइनें आपको लिखनी है, ये लघुतरात्मक प्रश्न में 2 नंबर का जो प्रश्न पूछा जाए उसमें लिखनी है और ऐसा चित्र बना देना है। लेकिन अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ जाता है या रिक्त स्थान के रूप में आ जाता है कि इंद्रधनुष किस घटना के कारण बनते हैं,
तो हमारा आंसर होगा वर्ण विक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनते हैं। ठीक है बच्चों, इंद्रधनुष जो बनता है वो हमेशा सूर्य से विपरीत दिशा में बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस लेसन के मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इस लेसन के सभी प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए हैं जो कि बोर्ड परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं। आप इनका अध्ययन कीजिए और 4 में से 4 नंबर लाने का प्रयास कीजिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।